सोचिए, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने ओपन एआई की सीईओ सैम अल्टमैन को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। सिर्फ सैम नहीं, ट्विटर के को फाउंडर बेस्टोन ने भी अपना पैसा इस पर लगाया और डिज्नी के एक्स सीईओ जेफरी केटजेनबर्ग भी इस लिस्ट का हिस्सा थे। इन टाइटन्स की वजह से एयरलिफ्ट की वैल्यूएशन 275 मिलियन तक जा पहुंची थी और उन्होंने टोटल 110 मिलियन जमा कर लिए थे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा राउंड था। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स बोर्ड पर मौजूद थे तो इतना बड़ा जहाज डूबा कैसे? क्या ये इन्वेस्टमेंट एक धोखा थी या सिर्फ एक बदकिस्मती? ये कहानी शुरू होती है उस्मान गुल से, जो यूएसए में डोरडेश और मास्टर कार्ड जैसे बड़े गेंड्स के साथ काम कर चुके थे। वो वापस पाकिस्तान में आते हैं। उनके साथ अहमद अयूब और मेहर फरोख जैसे काबिल लोग थे। उन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान की सबसे बड़े मसले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नजर डाली। लेकिन इन तीनों को अंदाजा तक नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में ऑफिस जाने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट एक अजाब था। प्राइवेट टैक्सीज महंगी थी और लोकल बसेस और क्राउडेड होती थी। उस्मान गुल ने सोचा क्यों न एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए जो हर किस्म ट्रांसपोर्ट को इजीली मैनेज किया जा सके, और इस तरह लॉन्च हुआ स्मार्ट बस सिस्टम। प्रोसेस ये था कि पुराने बसेस को रेंट पर ली जाए, उनमें एसी लगाया जाए और फिक्स्ड रूट पर सेट किया जाए। यहाँ से एयरलिफ्ट का आगाज हुआ। शुरू में ये एक ऐप बेस्ड बस सर्विस थी। जब काम शुरू हुआ तो मुश्किलात ने रास्ता बंद कर दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट ने रास्ता रोकने की कोशिश की। दूसरा मसला ये था कि ड्राइवर को ऐप समझना और पैसेंजर्स को डिजिटल पेमेंट पर लाना मुश्किल था। हर बसेस का टाइम पर होना और सेफ्टी मेंटेन करना एक मसला था। इन सारे मसलों को मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट बुलाई गई और सॉल्यूशंस निकाले गए। एयरलिफ्ट का आइडिया जबरदस्त था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। शुरू में उन्हें 4 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा जो किसी भी स्टार्टअप को खत्म कर सकते थे। लेकिन एयरलिफ्ट की मैनेजमेंट ने हर प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सलूशन निकाला। पुराने बस अड्डा वाले और लोकल ट्रांसपोर्टर्स एयरलिफ्ट को दुश्मन समझ रहे थे। उन्होंने रास्ता रोकने और ड्राइवर को डराने की कोशिश की। एयरलिफ्ट ने उनसे लड़ने के बजाय उन्हें पार्टनर बना दिया। एयरलिफ्ट ने कहा, हम नए बसेस नहीं खरीदेंगे, हम आपकी ही बसेस यूज करेंगे। उन्होंने बस ओनर को फिक्स्ड इनकम का लालच दे दिया, यानी चाहे बस में 2 सवारियां हों या 50, ओनर को महीना फिक्स पैसा मिलेगा। इस ऑफर ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। पाकिस्तानी बस ड्राइवर्स कम पढ़े लिखे थे, उन्हें स्मार्टफोन और ऐप चलाना नहीं आता था। एयरलिफ्ट ने टेक्नोलॉजी को सिंपल किया। उन्होंने ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और हर बस में शुरू में एक बस कैप्टन रखा जो टेक सेवी था। ऐप का इंटरफेस इतना आसान बनाया कि सिर्फ बड़े बटन्स दबाने होते थे। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये था, लोग कैश देने के आदी थे। वो मोबाइल वॉलेट में पैसे डलवाने से डरते थे। एयरलिफ्ट ने शुरू में हाइब्रिड मॉडल रखा, लेकिन डिस्काउंट के जरिए लोगों को डिजिटल की तरफ धकेला। अगर कैश दोगे तो 100 रुपए, अगर ऐप से दोगे तो 50 रुपए। इस लालच ने लोगों की आदत बदल दी। पुरानी बसेस न वक्त पर आते थे और न ही खवातीन वहां से फील करती थी। एयरलिफ्ट ने जीपीएस लाइव ट्रैकिंग शुरू की। पैसेंजर्स देख सकता था कि बस कहाँ है और कितने बजे पहुंचेगा। ड्राइवर्स का बैकग्राउंड चेक किया, पुलिस वेरिफिकेशन करवाई गई ताकि सेफ्टी मेंटेन रहे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। इन सॉल्यूशंस की वजह से एयरलिफ्ट बहुत तेजी से कामयाब हुआ। लेकिन 2020 में कुदरत ने एक ऐसा चैलेंज फेंका जिसका कोई सलूशन नहीं था। कोविड-19 लॉकडाउन लग गया, बस खड़े हो गए, रेवेन्यू 0 हो गया। यहाँ उस्मान गुल और उसकी टीम ने फैसला किया कि वो कंपनी बंद नहीं करेगी बल्कि पिवोट करेगी। उन्होंने सोचा कि अगर लोग बाहर नहीं आ सकते तो हम दुकान उनके घर ले जाएंगे। रातों रात एयरलिफ्ट एक बस कंपनी से एयरलिफ्ट एक्सप्रेस यानी ग्रोसरी डिलीवरी बन गई। वो था सिंपल था, 30 मिनट डिलीवरी। लॉकडाउन में लोगों को घर बैठे ग्रोसरी चाहिए थी। एयरलिफ्ट का ये नया मॉडल रॉकेट की तरह उड़ा।
इस ग्रोथ को देखकर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने पेशेंस की बारिश कर दी। अगस्त 2021 में एयरलिफ्ट ने $25 मिलियन राइज किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। इन पैसे ने एयरलिफ्ट को बहुत एग्रेसिव बना दिया। उन्होंने पाकिस्तान के 8 शहरों में डार्क स्टोर यानी वेयर हाउस खोले, हजारों राइडर्स हायर किए, यहाँ तक कि वो समंदर पर साउथ अफ्रीका भी पहुंच गए। लेकिन इस तेजी में वो एक चीज भूल गई, मार्केट खाली नहीं था। फूड पांडा, क्रेओमार्ट और चीते पहले से मैदान में थे। कस्टमर उसके पास जाते जो सबसे सस्ता बेचे। कंपटीशन जीतने के लिए एयरलिफ्ट ने भारी डिस्काउंट दिया। यहाँ यूनिट इकोनॉमिक्स खराब हो गई, मतलब हर 100 रुपए की चीज बेचने पर उन्हें 150 रुपए का खर्चा आ रहा था। वो हर ऑर्डर पर लॉस कर रहा था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जब वो मार्केट जीत जाएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। इसी बिजनेस में कैश बर्न कहते हैं, और एयरलिफ्ट का कैश बहुत तेजी से जल रहा था। 2022 शुरू होते ही दुनिया के हालात बदल गए। ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर गई। इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स को पैसा देना बंद कर दिया। एयरलिफ्ट जो इन्वेस्टर्स को वेंटिलेटर पर जिंदा था, उसकी ऑक्सीजन लाइन कट गई। उनके पास जो पैसा बचा था वो खत्म होने वाला था। उन्होंने बेचने की बहुत कोशिश की। साउथ अफ्रीका से ऑपरेशंस बंद किए, छोटे शहरों फैसलाबाद, गुजरावाला को बंद किया, अपने 30% एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर थी। फ्यूल प्राइस बढ़ गई और ऑपरेशन का खर्चा कंट्रोल से बाहर था। और फिर वो दिन आया, जुलाई 2022। उस्मान गुल ने ऐलान किया कि एयरलिफ्ट अपनी ऑपरेशंस हमेशा के लिए बंद करे। ये खबर पाकिस्तान की टेक इकोसिस्टम के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। एम्प्लॉयज रातों रात हजारों नौजवान बेरोजगार हो गए। इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिलियंस लगाए थे, उनका पैसा डूब गया। एक डर फैल गया कि जब इतनी बड़ी फंडिंग वाली कंपनी नहीं बची तो छोटी कंपनीज का क्या होगा। एयरलिफ्ट आज बंद है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि ग्रोथ से ज्यादा जरूरी प्रॉफिट है, और फंडिंग हमेशा के लिए नहीं होती। अगर एयरलिफ्ट ग्रोसरी में न जाता और अपनी बसेस पर ही फोकस करता तो क्या आज वो जिंदा होता? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अल्लाह हाफिज।